वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार उत्पाद पुलिस की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग डिमांड कर रहे थे मास्टर वीडियो लाने के लिए। फ्रेंड्स, तो देखिए, आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं मास्टर वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करता चलूँगा। और एप्लीकेशन है जो फ्रेंड्स पब्लिक कर दिया गया है, रिव्यू में गया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, कल तक अगर वो प्ले स्टोर में आ जाता है तो उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का मास्टर वीडियो में फ्रेंड्स प्रमुख युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था, ये टॉपिक को कवर करेंगे। साथ साथ में दूसरा टॉपिक और एक कवर करेंगे, वो प्रमुख समिति से संबंधित, जैसे सरकारिया समिति का संबंध किससे है, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज में दो टॉपिक क्लियर करेंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आप लोग गेस करते चलिएगा। फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध है जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध से संबंधित देखिए एक दो और प्रश्न में इसका डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, जो पूछा जाता है वो भी देख लीजिएगा। ये देखिए, कलिंग युद्ध है जो फ्रेंड्स सम्राट अशोक सिंहासन पर जब बैठा था उसके 8 वर्ष के बाद में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में, तो कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अशोक ने कलिंग को जीत लिया, पर इस युद्ध में भयंकर रक्तपात को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद में है जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो यही कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। फ्रेंड्स ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अशोक है जो उसके बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। तो तीनों को याद रखेगा, एक कि कलिंग का युद्ध का उल्लेख कौन सा शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, ये भी याद रखेगा। हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ था अशोक का, तो कलिंग युद्ध के बाद में हुआ था। और इस अशोक है जो सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष के बाद में ये युद्ध लड़ा था। दूसरा नंबर सवाल है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 का ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व है जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा नंबर सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ये देखिए, पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। इससे संबंधित और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध जिसका उल्लेख है जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध है जो पुरुषनी नदी के तट पर, पुरुषनी जिसका वर्तमान में नाम है रावी नदी नाम है। फ्रेंड्स ठीक है, याद रखिएगा, तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। पुरुषनी नदी वर्तमान रावी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, रावी नदी का ही प्राचीन नाम पुरुषनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, किस वंश के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट शासन है आपका जो सिकंदर है जो फ्रेंड्स आक्रमण किया था। देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन था आपका कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईस्वी में आक्रमण किया था ना। लेकिन अब इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वंश के शासन है, उस समय किसका शासन काल चल रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 4 का करेक्ट होगा, नंद वंश का शासन चल रहा था उस समय। 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, तथा उस समय घनानंद मगध का शासक था। 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो वंश पूछेगा तो नंद वंश हो गया फ्रेंड्स, और उस समय कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद के शासन काल में ही सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 5वां नंबर सवाल अक्सर देखने को मिलता होगा प्रैक्टिस सेट, और क्वेश्चन ये रिपीट होता है कि हाइडे स्पीच जिसे विस्तता का युद्ध भी कहा जाता है, 326 ईस्वी पूर्व में किन शासकों के बीच में हुआ था। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर एवं पोरस के बीच में हाइडे स्पीच या विस्तता का युद्ध लड़ा गया था। 5 का करेक्ट आंसर सी हो गया फ्रेंड्स। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, और देखिए फ्रेंड्स इसमें है कुछ नोट में भी लिखा हुआ है कि हाइडे स्पीच या विस्तता का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में वितस्ता नदी वर्तमान में झेलम, ये भी याद रखिए, वर्तमान में झेलम के किनारे सिकंदर महान तथा पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। ये पोरस था जो कहाँ था, पंजाब के राजा था। इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। हाइडे स्पीच जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, तो 326 ईस्वी पूर्व में किनके के बीच में लड़ा था, तो सिकंदर एवं पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हो गई थी। अगला सवाल को लेते हैं 6 नंबर सवाल कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। यही महमूद गजनवी फ्रेंड्स जो भारत पर टोटल कितने 17 बार आक्रमण किया था,
और 1025 ईस्वी का जो सबसे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था जो किया था सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो कह रहा है इसमें कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला सवाल देखिए, महमूद गजनवी ने 101 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर में पहला आक्रमण किया था। ठीक है, पहले बार जो आक्रमण किया था तो कौन था वहां पर का राजा? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पेशावर पर आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी 1027 ईस्वी के भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? अभी क्वेश्चन ही बताया था मैंने फ्रेंड्स कि आपका टोटल 17 बार आक्रमण किया था ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। महमूद गजनवी है जो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच टोटल 17 बार आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आपका है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? अभी मैंने बताया कि महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में आपको लूटा था, तो ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चले। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ पर किया। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहाँ अपार धन प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 50,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1025 ईस्वी में जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो माना जाता है कि क्या में 16वें आक्रमण था। ठीक है, आई टोटल आक्रमण कितना किया था? 17वां किया था। ठीक है, यानी इसके लूटने के बाद भी एक बार आक्रमण वो किया था। तो याद रखिएगा कि 1025 में जो आक्रमण किया था 16वां किया था फ्रेंड्स, और उस समय सोमनाथ मंदिर को लूटा था और बहुत सारे हिंदुओं को, लगभग 50,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में, और शायद ये 16वां आक्रमण था। 9वां नंबर सवाल देखिए, वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके किनके बीच लड़ा गया था? वह हिंद का युद्ध 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। चलिए 10 नंबर, और देखिए यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स कि वह हिंद का युद्ध कितना में? तो 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। अच्छा, वह हिंद का युद्ध कब लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा। तो आपका 1008 ईस्वी में लड़ा गया था, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद गजनवी विजयी रहा था। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच में हुआ था? गेस करते चलिएगा। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में तराइन की प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था देख लें। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो ये भी डेट भी याद रखिए, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1192 ईस्वी में। प्रथम कब लड़ा गया था? 1191 में, द्वितीय 1192 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए 12 नंबर सवाल, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? गेस कीजिए 12 का करेक्ट आंसर। तो घाघरा का युद्ध है जो लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा गया था, किनके बीच में देख लें। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। ये सब भी याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा फ्रेंड्स, तो आप बना सकते हैं। क्योंकि आजकल है जो हूबहू आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, उससे संबंधित मिलेगा, मॉडरेट क्या हुआ रहता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी उसको बना पाइएगा। अगर पूछ दे फ्रेंड्स कि घाघरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो आप 1529 ईस्वी इस तरह से भी बना सकते हैं। पूछ दे कि घाघरा का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी, तो इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। ठीक है, तो 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई बाबर और अफगानों के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके किनके बीच? तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो देख लें। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट भी याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में नए वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगला सवाल को देखें,
14 नंबर सवाल आपका है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। प्रथम लड़ाई देख लीजिए फ्रेंड्स, द्वितीय लड़ाई कब हुई थी पानीपत की, तो आपका 1556 ईस्वी में हुई थी और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस युद्ध में देखिए फ्रेंड्स, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया था, ठीक है। इसमें अकबर की जीत हुई थी, हेमू का हार हुई थी। तीसरा नंबर सवाल 15 नंबर सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रथम लड़ाई 1526, द्वितीय लड़ाई कितना भी हम लोग देखें 1556, और तृतीय लड़ाई है जो आपका 1761 में किनके बीच हुई थी। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में क्या हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय रहा था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में डाला हुआ है फ्रेंड्स, तो ये सब आप वहाँ पर जाकर के जैसे ही पब्लिक होगा प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ जाकर के। 16 नंबर सवाल को देखिए, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, चंदेरी की लड़ाई। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में चंदेरी की लड़ाई लड़ी गई थी। चंदेरी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, चंदेरी का युद्ध है जो 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसकी जीत हुई थी। तो बाबर की जीत हुई थी, 1528 ईस्वी में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में। अगला सवाल को देखिए, किसने चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई कब हुई थी, देखिए अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो चौसा की लड़ाई जो लड़ी गई थी फ्रेंड्स कब, 1539 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। कब, 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। तो देखिए इसमें 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो आपका चौसा की लड़ाई है जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, कब, 1539 ईस्वी में। तो पूछ रहा है इसमें कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, नहीं, इनका जीत हुआ था और हुमायूं की हार हुई थी। 18 नंबर सवाल, ये देखिए फ्रेंड्स कॉस्ट में लिखा हुआ है, चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 18 नंबर सवाल को देखिए कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तक्कोलम का युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा गया था, किनके बीच में लड़ा गया था। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में तक्कोलम का युद्ध लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था, तो तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें चोल बुरी तरह पराजित हुई थी, तो चोल को हार हुई थी। 19 नंबर सवाल को देखिए, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। खानवा का युद्ध में 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, राणा सांगा को। यानी खानवा की लड़ाई है जो बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ी गई थी फ्रेंड्स, कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। यानी बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। तो सभी याद करते चलिएगा। 20 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 20 देखिए, सवाल नंबर 20 आपका है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई भी कही जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1540 ईस्वी में आपका कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, कब और किनके बीच लड़ी गई थी और किसकी हार हुई थी वो भी देख लें फ्रेंड्स। तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। यानी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, को पराजित कर एक बार फिर से दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आपका कन्नौज की लड़ाई को ही बिलग्राम की लड़ाई कही जाती है, जिसमें आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। तो 1540 से याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, कब और किसके बीच में ये भी देख लें। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर तो दूसरी तरफ इसके विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। इसी युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोटा युद्ध को राजसी तागड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस आप लोग हमेशा याद रखेगा। तालीकोटा का युद्ध फ्रेंड्स जो 1565 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध को राजसी तांगड़ी, ठीक है, या तो बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तो सभी याद रखिएगा, तालीकोटा युद्ध को ही ये सब नाम है। तो पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर पूछ दे राजसी तागड़ी का युद्ध कब हुआ था तो 1565 ही मारना है। बन्नी हट्टी का युद्ध कब लड़ा गया था तो 1565 में मारना है फ्रेंड्स। या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था तो 1565, क्योंकि इसी का नाम है।
22 नंबर सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून, डेट याद रखिएगा आप लोग, 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757 में लड़ा गया था। तो पूछ रहा है किसके बीच लड़ा गया था? तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंग्रेज एक साइड था फ्रेंड्स, दूसरी ओर सिराजुद्दौला के बीच में आपका प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। डिटेल देख ले फ्रेंड्स कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था, यानी हार हुआ था सिराजुद्दौला का, और इसी के साथ बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो डेट पहले देख लें, 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। सब याद रखिए किनके मध्य में हुआ था? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास के बीच 1760 में लड़ा गया था। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी और अंग्रेज की जीत हुई थी। 24 नंबर सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो था तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम थे। देखिए फ्रेंड्स, ये कर रहा है कि जो लड़ा गया था इस युद्ध में, एक तरफ तो अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनरो था तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम सभी थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित कर दिया था, यानी अंग्रेज का ही जीत हुआ था 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में। 25 नंबर सवाल आपका, भारत और पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था फ्रेंड्स? 1971 में। सभी को पता है, बहुत ही फेमस युद्ध है। इसी के बाद से बांग्लादेश एक नया देश बना था। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार 1971 में युद्ध हुआ। पहली बार तो आपका पहले हुआ था फ्रेंड्स आपका, उसके बाद में दूसरी बार जो हुआ था 71 में, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह पराजित हुआ था। अगला है फ्रेंड्स आपका धर्मत का युद्ध, जो 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। अगला सवाल देखिए, धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह है जो पराजित हुआ था, यानी जीत किसका हुआ था? तो औरंगजेब का जीत हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो इसका नाम था चेतक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 28 नंबर है फ्रेंड्स, प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में प्रथम भारत पाक युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय कब लड़ा गया था? 1971 में। तो 1971 में जब लड़ा गया था द्वितीय युद्ध फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान के बीच में, इसी में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। लेकिन अगर पूछ दिया जाए पहले बार कब लड़ा गया था भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। 29 नंबर सवाल को देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 29 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ये आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में? हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1780 से 84 ईस्वी में लड़ी गई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी
अर्काट पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, इसमें यानी अंग्रेज की हार हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया था? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक लड़ा गया। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच यह युद्ध वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से के साथ समाप्त हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि आपका जो है फ्रेंड्स तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1792 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1798 से 99 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 32 का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। यानी चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण युद्ध था, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर युद्ध से पूछेगा फ्रेंड्स तो मेरे ख्याल से इससे फालतू नहीं पूछेगा, तो सही प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और ये सब प्रश्न तो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका PDF की जरूरत नहीं है, वहीं पे एप्लीकेशन पर जाकर के आप लोग पढ़ते रहिएगा, संग्रह रहेगा वहाँ पे। देखिए कल तक हो जाता है तो आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पब्लिक कर दिया गया फ्रेंड्स, रिव्यू में गया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ है जो युद्ध बचा हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, ये तीनों को देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सब युद्ध को देख ले तो आपका आंग्ल मराठा युद्ध भी देख ले। देखिए पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, देख ले डिटेल। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए यह युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, सालबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट यही है फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ शुरू हुआ था फ्रेंड्स? तो सूरत की संधि से शुरू हुआ था और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो गया था। अवधि क्या है? 1785 से 82। ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो 1803 से आपका 1806 ईस्वी के बीच चला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्यों के बीच दूसरा संघर्ष था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 ईस्वी तक चला। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन बनाने के पश्चात अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे होलकर, भोंसले तथा महादजी शिंदे को भी अपने अधीन कर लें। साथ ही वे अपनी कूटनीति से उस पर पारस्परिक कलह और फूट को बढ़ावा देते रहे, जो मराठा राजनीति का सदा ही एक गुण रहा था। तो याद रखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो 1803 से 6 ईस्वी में। ये तृतीय देखिए कब हुआ था फ्रेंड्स? तो तृतीय हुआ था आपका 1817 ईस्वी से 18 ईस्वी तक लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी के भारत अंग्रेज के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया। अंग्रेजों ने पेशवा को 23 जून 1817 को तथा 5 नवंबर 1817 को महादजी शिंदे के साथ ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार महादजी शिंदे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और साथ ही चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राजाओं पर अपना प्रभाव हटा देगा। जून 1817 में अंग्रेजों ने पूना की संधि की, जिसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लिया हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के भी बारे में। तो आपका युद्ध से संबंधित क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया फ्रेंड्स। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रमुख जो समिति है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 नंबर से देखते हैं, इसमें आपका टोटल 41 यानी 41 प्रश्न है जो समिति से संबंधित है, और आपका अभी 32 क्वेश्चन था जो आपका युद्ध से संबंधित था। चलिए तो 1 नंबर से देखते हैं कि सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी। सरकारिया समिति का संबंध, पहला का करेक्ट आंसर होगा केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था। दूसरा नंबर सवाल आपका है चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। ये चेलैया समिति का गठन है जो आपका किसके लिए गठित किया गया था? तो 2 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों, ऑप्शन नंबर सी यानी कर से। ठीक है फ्रेंड्स, कर से संबंधित ये आपका चेलैया समिति है। ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए था, इसलिए आपका 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर रेखी समिति गठित की गई थी। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये स्पेशल आपका अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किया गया था।
रेखी समिति। चौथा नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के संबंध में भंडारी समिति अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। तो भंडारी समिति का संबंध किससे? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से। अगला सवाल को देखिए, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे? गेस करते चलेगा। 5 का करेक्ट आंसर होगा ये चीनी घोटाला से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम से संबंधित है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योग मंत्रालय के द्वारा आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। 8 नंबर सवाल को देखिए, आबिद हुसैन समिति गठित की गई, तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु। 2 क्वेश्चन इससे बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो था कि किसने गठन किया था, तो 7 का करेक्ट आंसर है जो उद्योग मंत्रालय ने, और किसके लिए किया गया था आबिद हुसैन समिति का गठन, तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लघु उद्योग की समस्या के निवारण हेतु आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। 9 नंबर सवाल, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य था? ये नायक समिति का जो मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना और छोटे उद्योग की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना, नायक समिति का। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर, चंद्रशेखरण समिति किससे संबंधित है? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेयर से था फ्रेंड्स, ये चंद्रशेखरण समिति का संबंध। 10 का बी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना था रंगराजन समिति का उद्देश्य। अगला सवाल को देखिए, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? एक कर सुधार का, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा चलैया को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि राजा चलैया है समिति है जो आपका कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर दोनों से संबंधित है, याद रखेगा। अगला सवाल है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हथकरघे के विकास से है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृषि विपणन से था। 15 नंबर सवाल देखिए, जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बैंकों की प्रतिभूतियों की सौदे की जांच हेतु जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल आपका, नायक समिति का संबंध किससे था? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लघु उद्योगों से था। 17 नंबर सवाल को देखिए, रेखी समिति का संबंध किससे था? अभी हमने देखा था फ्रेंड्स, तो 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित था रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल को देखें कि नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? तो ही बैंकिंग संरचना सुधार से, तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राकेश मोहन समिति। ये राकेश मोहन समिति क्या है? तो ये फ्रेंड्स वित्तीय समावेशन पर अपने संस्तुतियां दी थी। तो निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई थी? तो राकेश मोहन समिति के द्वारा। 19 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्होत्रा, तो मल्होत्रा जो है आपका फ्रेंड्स किससे संबंधित है? मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बीमा क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ट्रिक से भी याद रखते हैं, बीमा किससे कराना है? तो मल्होत्रा जी से करवाना है, इस तरह से याद रखिएगा। तो जब भी आपको RN मल्होत्रा आएगा फ्रेंड्स, तो मल्होत्रा किससे हो जाएगा? तो आपका याद करिएगा बीमा करवाना, यानी बीमा क्षेत्र से संबंधित है, मल्होत्रा जी बीमा क्षेत्र। अगला सवाल को देखिए, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य समिति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी,
तो कर से है ना, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए वही क्वेश्चन को इसी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलैया समिति है जो कर से संबंधित है, कौन सा कर से रहेगा? तो प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर दोनों से रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन बेमेल है? तो इसमें बेमेल को छांटना है 23 नंबर सवाल का। 23 नंबर सवाल का रेखी समिति, यही देखिए आपका गलत है। अभी हम लोग ने देखा था रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था, न कि आयात निर्यात से। बाकी नंजुंडप्पा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित, याद करते चलिएगा। रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से संबंधित है। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है। तीनों ये भी याद रखिएगा, इसमें 3 याद हो रहा है एक्स्ट्रा, याद रखें। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। गोईपुरिया समिति है जो किसे पूछा जाता है? गोईपुरिया समिति है जो बैंकिंग सेवा से है। रंगराजन समिति है जो किसे? तो भुगतान संतुलन से है, भुगतान असंतुलन से है। ठीक है फ्रेंड्स। नंजुंडप्पा समिति है जो रेल किराया भाड़ा से है। ये देखिए फ्रेंड्स, गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से, इसको इस तरह से याद रखिए, गोईपुरिया, ठीक है, गोरपुरिया यानी गोरपड़ी, यानी गोरपरी कहाँ रहती है? तो बैंकिंग में देखिए रिसेप्शन पर रहता है। इसी तरह से कुछ सेटिंग कर लीजिए फ्रेंड्स तो याद रहेगा। गोरपरी गोईपुरिया समिति किसमें? तो बैंकिंग सेवा सुधार से। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका सुमेलित नहीं है, लेकिन इसको ये भी सभी को याद करेगा, सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? निर्धनता के अनुमानों से संबंधित 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरेश तेंदुलकर समिति है जो आपका निर्धनता से संबंधित है फ्रेंड्स, इसके अनुमानों से। तो ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 25 का करेक्ट आंसर ये सुरेश तेंदुलकर थे। ठीक है। अगला सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है, 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था जनसंख्या नीति के लिए। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैद्यनाथ समिति है जो आपका औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। बाकी हजारी समिति है, गोस्वामी समिति भी है, दत्ता समिति भी है। 28 नंबर, औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सा है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त दोनों, तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, ये दोनों है जो औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। 29 नंबर सवाल को देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सा है? 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेणुगोपाल समिति है जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, 29 का सी। 30 नंबर सवाल को, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रेखी समिति। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? तो रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। 31 नंबर सवाल का, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सा समिति है जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वांचू समिति है जो आपका अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। बाकी रेखी समिति और एल के झा समिति ये दोनों जो है। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी फ्रेंड्स, इसका बताना है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साख समिति पहली आपका सहकारी समिति थी। 33 नंबर सवाल को, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? ठीक है, नरसिंहम रिपोर्ट। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयकर से संबंधित है। ठीक है, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो आयकर के, यानी 32 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, चेलैया समिति का संबंध किससे? तभी बताए थे फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुधार में, यानी ऑप्शन नंबर ए, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए, बीके चतुर्वेदी कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित है ये आपका बीके चतुर्वेदी कमेटी। 35 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? 36 का करेक्ट आंसर बी होगा, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से, तारापोर समिति। 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच करने की सुझाव दिए? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका
नरसिंहम समिति है जो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर दीपक पारिख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? दीपक पारिख कमेटी 38 का, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में क्या है? अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। 39 नंबर सवाल को देखिए, केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करों से है। 40 नंबर सवाल को देखिए, राज्य कमेटी किससे संबंधित है? राज्य कमेटी 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक, कृषि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, राज्य कमेटी का संबंध किससे है? तो आपका कृषि से है। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केलकर समिति ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग इस मास्टर वीडियो में 2 टॉपिक को कवर किए। एक तो था फ्रेंड्स आपका यूथ से संबंधित था फ्रेंड्स, और दूसरा था जो आपका समिति से संबंधित था। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, और जो मेन टॉपिक है सभी मैं करवा देता हूँ मास्टर वीडियो में करके। और देखिए कल तक अगर एप्लीकेशन हो जाता है फ्रेंड्स तो आप लोग को लिंक में मिल जाएगा, क्योंकि रिव्यू में गया हुआ है। चलिए शाम तक एक और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।